हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक न्याय। रेट में जैसा कि ये सिलेबस है सामाजिक न्याय का, पिछली बार भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो वीडियो है वो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और सारी डिटेल सामाजिक न्याय से संबंधित मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ सामाजिक न्याय से संबंधित कि सामाजिक न्याय से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि नीति निर्देशक तत्वों के कौन से सिद्धांत में नीति निर्देशक तत्वों के कौन से सिद्धांत में सामाजिक न्याय का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 38 यानी 38, अनुच्छेद 39, ऑप्शन से अनुच्छेद 46, ऑप्शन द अनुच्छेद 50। तो नीति निर्देशक तत्वों के कौन से अनुच्छेद में सामाजिक न्याय प्रदर्शित नहीं होता है, या नीति निर्देशक तत्वों के कौन से अनुच्छेद में सामाजिक न्याय को अभिव्यक्त नहीं करता है। अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 46, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 तो कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में बात करता है, जो कि सामाजिक न्याय से संबंधित अनुच्छेद नहीं है। सामाजिक न्याय से संबंधित है 38, जिसमें लोक कल्याण की अभिव्यक्ति हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा तथा संरक्षण करेगा। साथ ही आय की असमानताओं को भी कम करने का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 38 में कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा तथा संरक्षण करेगा। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। हालांकि नीति निर्देशक तत्व टॉपिक में रेट में नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय के अंतर्गत आ जाता है ये काफ़ी। अगला देखिए 39। अगला देखिए 39 में क्या कहा गया है? स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान रूप से जीविका प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये भी क्या है? ये एक सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय नहीं है, क्योंकि समाज में जीविका प्राप्त करना है। तो आर्थिक न्याय के साथ साथ एक सामाजिक न्याय भी है। तो स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान रूप से जीविका प्राप्त करने का अधिकार होगा। भौतिक संसाधनों का स्वामित्व इस प्रकार से हो जो सामूहिक रूप से सभी के हित में हो, सभी के हित का कल्याण करे। वही अनुच्छेद 39 घ में सब क्लोज 4 में, तो अनुच्छेद 39 सब क्लोज 4 में कहा गया है कि स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाएगा। पुरुष में स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें कही गई हैं।
अब है अनुच्छेद 46। 46 में भी यही कहा गया, 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति को जो भी शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी है, सहायताएं हैं, वो प्रदान की जाएंगी। तो इस प्रकार से ये तीनों 38, 39 और 46 ये सामाजिक न्याय से संबंधित हैं। 46 में मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, दुर्बल वर्गों को शिक्षा दी जाएगी, उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ये 38, 39, 46 हो गया। अब देखिए 39A, ये बड़ा कैपिटल वाला कैपिटल ए, ये ज़रूर याद रखिए। इसमें कहा गया है समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता प्रदान की जाएगी। समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये 3 अनुच्छेद हैं नीति निर्देशक तत्व के, ये सामाजिक न्याय से संबंधित हैं। एक बार फिर से देखिए, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, जिसमें कहा गया है स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका प्राप्त करने का अधिकार होगा। 39 घ में कहा गया है पुरुष में स्त्रियों को समान रूप से वेतन मिलेगा। और च में कहा गया है पुरुष में स्त्री के स्वास्थ्य, बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। तो ये प्रमुख रूप से ये है। वैसे तो अनुच्छेद 39 पूरा ही है, लेकिन ये 3 तो याद रखने हैं। और 39 कैपिटल ए, जिसमें कहा गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। और 46 में कहा गया है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी और धन संबंधी सहायता प्रदान करेगा। तो ये है अनुच्छेद 46। तो ये 3 अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं सामाजिक न्याय में। आगे हम पढ़ते हैं अब अनुच्छेद 330, 330। अनुच्छेद 330 भी सामाजिक न्याय से संबंधित है। अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि लोकसभा में जो भी अनुसूचित जाति है, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु सीटें आरक्षित की जाएंगी। लोकसभा में, मैं क्या बोल रहा हूँ, लोकसभा बोल रहा हूँ, राज्यसभा नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु सीटें आरक्षित की जाएगी। अब देखिए विधानसभा में VS से आप समझ जाएगा विधानसभा। तो विधानसभा में SC व ST हेतु सीट आरक्षित है, लेकिन OBC हेतु सीटें आरक्षित, कोई सीट आरक्षित नहीं है। विधानसभा में VS का मतलब विधानसभा। तो विधानसभा में SC हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु तो सीटें आरक्षित हैं, लेकिन विधानसभा में OBC हेतु कोई सीट आरक्षित नहीं है। विधानसभा में SC के लिए जो सीट आरक्षित है वो है 34 यानी 34, और ST के लिए जो सीटें आरक्षित है वो है 25। तो SC के लिए सीटें आरक्षित है 34, ST के लिए 22।
विधानसभा में महिलाओं के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है, ये भी याद रखिए। अब देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किसमें मिलता है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 338 में। 338 में किया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, क्या बोला है? अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है 338 में। इसमें 338 क देखिए, 338 क में कहा गया है अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। अनुच्छेद 338 ख में कहा गया है ओबीसी आयोग का गठन। और अनुच्छेद 340 में कहा गया है कि पिछड़े वर्गों की समीक्षा हेतु राष्ट्रपति को आयोग गठित करने का अधिकार है। तो आइए हम विस्तार से देखते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 में, 338 क में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन और अनुच्छेद 338 ख में ओबीसी आयोग का गठन। तो तीनों आयोगों का गठन हो गया। अनुसूचित जाति आयोग का गठन 338 में, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 338 क में और ओबीसी आयोग का गठन अनुच्छेद 338 ख में है। और वहीं अनुच्छेद 340 देखिए, अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा। जो ये आयोग है पिछड़े वर्ग की समीक्षा हेतु, इसका गठन करने का अधिकार है। प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार इसका गठन करेगा अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। अगला देखिए अनुच्छेद 334 334। इसके अंतर्गत SC व ST हेतु लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दी गई है। अनुच्छेद 334 के तहत याद रखिए, अनुच्छेद 334 के तहत ST SC हेतु लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण की अवधि बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दी गई है। किस संशोधन के तहत? 104वां संशोधन, 104वां संशोधन के तहत। तो अनुच्छेद 334 में ST व SC हेतु आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है 104वें संशोधन के तहत। अब देखिए अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में प्रावधान क्या है कि अनुसूचित जनजाति हेतु विशेष प्राधिकारी का उल्लेख है कि इस संगठन हेतु एक प्राधिकारी भी अलग से नियुक्त किया जाएगा। ये 338 में है। अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति हेतु एक विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया है। अब खास बात नोट लगाकर लिखिएगा। 65वें संविधान संशोधन द्वारा एसटी व एससी हेतु एक संयुक्त आयोग गठित किया गया। 65वें संविधान द्वारा एक संयुक्त आयोग गठित किया गया, लेकिन 89वें संविधान संशोधन द्वारा अर्थात 2003 में एसटी व एससी आयोग को पृथक कर दिया गया। देखिए 65वें संविधान संशोधन द्वारा एसटी व एससी आयोग का संयोजन कर दिया गया, संयुक्त गठन कर दिया गया। 65वें संविधान द्वारा एसटी व एससी का संयुक्त आयोग गठित कर दिया गया। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इनका एक संयुक्त आयोग गठित किया गया 65वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन 89वें संविधान संशोधन द्वारा 89वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में एसटी व एससी को अलग अलग कर दिया गया। 65वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1990 में। 65वां संविधान संशोधन 1990 में एसटी व एससी आयोग का 12 मार्च 1992 में अस्तित्व में आया। तो संशोधन तो 1990 में हो गया था 65वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन जो एसटी एससी आयोग है ये संयुक्त आयोग के रूप में 12 मार्च 1992 को अस्तित्व में आया। तो फिर से इसका संयुक्त आयोग गठित कर दिया गया। पहले संयुक्त आयोग गठित किया गया 65वें संविधान संशोधन द्वारा, 89वें संविधान संशोधन द्वारा पृथक कर दिया गया। फिर से इसका 12 मार्च 1992 को ये अस्तित्व में आया था संयुक्त आयोग के रूप में, फिर इसका पृथक कर दिया गया था 2003 में। तो 65वें संविधान संशोधन द्वारा तो एक संयुक्त आयोग के रूप में गठित किया गया एसटी एससी, और 89वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें पृथक कर दिया गया। लेकिन जब ये अस्तित्व में आया था तो कब आया था? 12 मार्च 1992 को ये संयुक्त रूप से अस्तित्व में आया था। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना हम देख चुके हैं 12 मार्च 1992 और ये 2004 में संशोधन हुआ था। 12 मार्च 1992 को ये अस्तित्व में आया था 65वें संविधान संशोधन द्वारा। अब देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना हुई कैसे, संरचना कैसी है, इसकी संरचना पढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 12 मार्च 1992 को हुई, जो कि हम पढ़ चुके हैं 65वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं, और उन 3 सदस्य में से एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और शपथ भी इन्हें राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है
और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दीवानी मामलों की तरह अधिकार प्राप्त होते हैं। तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं, अर्थात 5 सदस्य होते हैं कुल मिलाकर, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। इन 3 सदस्य में एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। इनकी नियुक्ति, त्यागपत्र, शपथ सब राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष होता है और इन्हें दीवानी मामलों की भांति अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये तो था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जाति आयोग अलग है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग अलग है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्योंकि 89वें संविधान संशोधन द्वारा दोनों को अलग अलग कर दिया गया तो आयोग भी अलग अलग हुए ना। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी। इसमें भी एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, एक महिला सदस्य अनिवार्य है। नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, राष्ट्रपति, कार्यकाल 3 वर्ष, दीवानी मामलों की तरह भांति अधिकार। सेम टू सेम वो ही है, सब सेम टू सेम वही है। ठीक। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरह ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना होती है, बस इसमें तारीख का अंतर है कि आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 12 मार्च 1992 को हुई थी। अब हम कुछ एक समितियां पढ़ लेते हैं इनसे संबंधित। काका कालेकर आयोग, ये पिछड़े वर्ग से संबंधित आयोग है। काका कालेकर आयोग, काका कालेकर आयोग यह एक प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा है? काका कालेकर आयोग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा है? काका कालेकर आयोग। इसकी स्थापना 29 फरवरी 1953 में हुई थी। तो काका कालेकर आयोग, इसमें क्या है? इसमें एक तो अध्यक्ष होता है। काका कालेकर आयोग में एक तो अध्यक्ष हुआ था, 10 सदस्य शामिल हुए थे, यानी कुल 11 हुए थे, 11 हुए थे। अब इसकी सिफारिश क्या थी, ये मेन बात है, ये भी याद रख लेना। एक अध्यक्ष, 10 सदस्य। और अनुच्छेद 340 के तहत इस आयोग की स्थापना हुई थी, काका कालेकर आयोग की स्थापना। तो इसमें 2 प्रश्न आप मुख्य रूप से याद रखना है इसमें। पहला ये कि ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है और दूसरा इसकी सिफारिश क्या थी वो देखिए। पिछड़े वर्गों के छात्रों को तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों में 70% सीटों का आरक्षण दिया जाए। 70% सीटों का आरक्षण दिया जाए, जबकि 50 से अधिक तो देना मना कर रखा है। 50 से अधिक लोकसभा ने मना कर रखा है, 50 से अधिक नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसने तो कहा कि 70% आरक्षण देना चाहिए पिछड़े वर्गों के छात्रों को।
तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों में। तो पिछड़े वर्गों के छात्रों को तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों में 70% सीटों का आरक्षण प्रदान किया जाए, ये कहा था काका कालेकर आयोग ने। ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष 10 सदस्य थे। 300 अनुच्छेद 340 के तहत इस आयोग का गठन हुआ था 1953 जनवरी 1953 में। अब हम आगे पढ़ते हैं। संविधान में ओबीसी वर्ग को किस वर्ग के रूप में पिछड़ा माना गया है? ये क्वेश्चन है एक आपके लिए कि ओबीसी वर्ग को किस वर्ग के रूप में, ओबीसी वर्ग को किस वर्ग के रूप में पिछड़ा माना गया है? तो माना गया सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है ये। इसका उत्तर होगा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग। ऑप्शन कैसे आएंगे आपके? ऑप्शन आएंगे आपके आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ा वर्ग, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग या शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक पिछड़ा वर्ग। तो इसमें उत्तर होगा सामाजिक तथा शैक्षणिक वर्ग से आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग। इसका उत्तर होगा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए इसका उत्तर। तो संविधान में ओबीसी वर्ग को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना गया है। अब हम अगला आयोग पढ़ते हैं, मंडलम आयोग। मंडलम आयोग। अब ये मंडलम आयोग क्या है? मंडलम आयोग ने ओबीसी की सिफारिश की और कहा कि ओबीसी वालों को 27% आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि मंडलम आयोग को तो पता है कि 50% से ज़्यादा तो आरक्षण ही नहीं दिया जाएगा, तो 27% कर देते हैं ओबीसी के लिए। तो 27% दिया जाए, अर्थात केंद्र व राज्य सरकार के अधीन शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण दिया जाए। मंडलम आयोग की स्थापना अगस्त 1990 में मंडलम आयोग की ये जो सिफारिश है कि 27% आरक्षण दिया जाए ओबीसी वालों को, ये सिफारिश अगस्त 1990 को लागू की गई थी। तो मंडलम आयोग 27% आरक्षण दिया जाए ओबीसी को, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरी में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? एसटी व एससी को सरकारी नौकरी में आरक्षण किस क्षेत्र के तहत किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? सरकारी नौकरी में आरक्षण। तो एसटी व एससी को सरकारी नौकरी में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) अर्थात अनुच्छेद 15 सब क्लोज 4, अनुच्छेद 16 सब क्लोज 4, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 36। तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 16(4) में, सब क्लोज 16(4) में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान किया गया है। सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान किया गया है। एसटी व एससी को अनुच्छेद 16(4) में, अनुच्छेद 16 सब क्लोज 4 में। अब देखिए
प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति मिली है। प्रस्तावना में क्या कहा गया है? न्याय का आदर्श, अवसर की समानता, समतट समानता एवं बंधुताओं का आदर्श। तो ये भी सामाजिक न्याय को ही प्रकट करता है, जबकि पथ निरपेक्षता है वो सामाजिक न्याय को अभिव्यक्त नहीं करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है लगता है मुझे तो प्रस्तावना में निहित सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति नहीं होती। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति नहीं होती। कौन से ऑप्शन में नहीं होती सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति? ऑप्शन ए न्याय का आदर्श, ऑप्शन बी अवसर की समानता, ऑप्शन सी समतलता समानता एवं बंधुता, ऑप्शन डी पंथ निरपेक्षता। तो इसका उत्तर होगा पंथ निरपेक्षता में सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति नहीं मिलती, नहीं होती। प्रस्तावना में निहित न्याय का आदर्श, अवसर की समानता, समतलता समानता एवं बंधुताओं का आदर्श, इसमें सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति मिलती है। तो न्याय का आदर्श व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठता, अवसर की समता, समतलता, बंधुताओं का आदर्श, इसमें सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति मिलती है। तो याद रखिए संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, तो मैं लिख देता हूँ संविधान की प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, तो कौन कौन से शब्द अभिव्यक्त करते हैं प्रस्तावना में सामाजिक न्याय को? वो है न्याय का आदर्श, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठता एवं अवसर की समता, समतलता, समता एवं बंधुताओं का आदर्श। जो ये शब्द हैं ये प्रस्तावना में सामाजिक न्याय को प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं मूल अधिकारों में सामाजिक न्याय संबंधी प्रावधान। तो कानून के समक्ष समता एवं समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 सब क्लोज 4 में पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश। तो पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश किस अनुच्छेद के तहत है? पिछड़े वर्गों को पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, यह अनुच्छेद 29 में भी कहा गया है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश। तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पिछड़े वर्गों के लोगों को अनुच्छेद 15 सब क्लोज 4 में। इसके अलावा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में भी सामाजिक न्याय की बात कही गई है। 15(4) में भी सामाजिक न्याय की बात कही गई है। इसके अलावा पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 330, 338, 334। ये सामाजिक न्याय से संबंधित अनुच्छेद हैं, इनमें सामाजिक न्याय की बात मिलती है। तो ये अनुच्छेद आप पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 29(2), अनुच्छेद 29 सब क्लोज 2 में देखिए क्या हुआ। अनुच्छेद 29 सब क्लोज 2, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश देते समय राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में
प्रवेश देते समय धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 15(4) में भी कहा गया है, लेकिन विस्तार रूप से अनुच्छेद 29(2) में भी कहा गया है कि राज्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश देते समय धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये तो था सामाजिक न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। मैंने आपको लगभग सभी जानकारी, ये मान लीजिए सभी जानकारी दे दी है, जो कि इससे बाहर एक भी तथ्य, एक भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम से बाहर नहीं आएगा। सभी डिटेल मैंने आपको बता दिया सामाजिक न्याय से संबंधित। इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा। धन्यवाद।